मुंशी प्रेमचंद की कहानी गुल्ली डंडा सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक तरह का टाइम कैप्सूल है। इसमें बचपन की दोस्ती है, गुजरे जमाने की यादें हैं और एक बहुत ही चुभने वाला सवाल है कि क्या हम बड़े होकर बचपन की उस बराबरी को मतलब सच में पीछे छोड़ आते हैं। बिल्कुल। आज हम इसी कहानी के पन्ने पलटेंगे और इसके गहरे मतलबों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये कहानी शुरू होती है कथावाचक की एक बहुत ही दिलचस्प दलील से। वो गुल्ली डंडा को सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि सब खेलों का राजा बताते हैं। हाँ, ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। और ये सिर्फ एक बच्चे की पसंद नहीं है, इसमें एक सांस्कृतिक बयान भी छिपा है। वो सीधे सीधे इसकी तुलना विलायती खेलों से, खासकर क्रिकेट से करते हैं। वो कहते हैं कि क्रिकेट जैसे खेलों का तामझाम ही इतना है कि सैकड़ों रुपए खर्च किए बिना कोई खिलाड़ी ही नहीं कहलाता। सही बात है। जबकि गुल्ली डंडा किसी पेड़ से एक टहनी काटी और खेल शुरू। इसमें एक तरह का देसी स्वाभिमान झलकता है ना। यकीनन ये 20वीं सदी की शुरुआत के भारत की आवाज है, जहां मतलब औपनिवेशिक असर हर तरफ था। स्कूलों में अंग्रेजी खेल खिलाए जा रहे थे, लेकिन भारतीय खेलों को पिछड़ा हुआ माना जाता था। तो प्रेमचंद यहाँ बहुत चतुराई से कह रहे हैं कि जिसे तुम सादगी समझकर खारिज कर रहे हो वही हमारी असली ताकत है। कोई आर्थिक बोझ नहीं, कोई दिखावा नहीं। बिल्कुल। ये जमीन से जुड़ा खेल है। और वो चोट लगने वाले तर्क को भी कितनी आसानी से खारिज कर देते हैं। कहते हैं कि गुल्ली से आंख फूटने का डर है तो क्रिकेट में सिर फूटने का खतरा कम नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छा तर्क है। फिर वो एक निजी बात जोड़ते हैं कि मेरे माथे पर आज भी गुल्ली का निशान है। तो ये सिर्फ एक खेल की वकालत नहीं, ये अपने बचपन, अपनी पहचान की वकालत है। और इसी पहचान की नींव है वो दुनिया जहां कोई भेदभाव नहीं था। कथावाचक हमें उस दौर में ले जाते हैं जहां ना अमीर गरीब का फर्क था, न जात पात का। कुछ भी नहीं। खेल का मैदान एक ऐसी जगह थी जहां सामाजिक नियम मतलब लागू ही नहीं होते थे। वहां सिर्फ एक नियम था, खेल का नियम। और इस दुनिया का चैंपियन था गया। हाँ, गया का किरदार बहुत अहम है। कथावाचक बताते हैं कि वो दुबला पतला बंदरों जैसी फुर्ती वाला लड़का था। उसके माँ बाप घर बार का किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन खेल के मैदान में वो सबका हीरो था। सब उसे अपनी टीम में लेना चाहते थे। यहाँ प्रेमचंद दिखा रहे हैं कि काबिलियत किसी की सामाजिक हैसियत की मोहताज नहीं होती। कम से कम बचपन में तो बिल्कुल नहीं। हाँ, बचपन में तो नहीं। बचपन उस सामाजिक सच्चाई पर एक पर्दा डाले रखता है, लेकिन ये पर्दा हमेशा नहीं रहता। कहानी में एक मोड़ आता है जब कथावाचक और गया अकेले खेल रहे होते हैं और एक झगड़ा होता है। अच्छा। ये झगड़ा बहुत मामूली लगता है, पर असल में ये भविष्य में आने वाली दरार की पहली झलक है। आप उस वाक्य की बात कर रहे हैं जब कथावाचक पढ़ने से यानी अपना दाव देने से मना कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, और गया जवाब देता है हाँ मेरे गुलाम हो। उस पल के लिए तो खेल में शक्ति का संतुलन गया के पक्ष में है। बिल्कुल। लेकिन तभी कथावाचक अपना क्या कहते हैं तुरुप का इक्का चलता है। वो कहता है मैंने तुम्हें जो अमरूद खिलाया था वो लौटा दो। हाँ। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। पहली बार उस रिश्ते में लेन देन और एहसान की बात आ जाती है। अच्छा, मतलब दोस्ती के निश्चल रिश्ते में पहली बार सामाजिक हैसियत की सोच घुसपैठ कर रही है। एकदम। कथावाचक को लगता है कि उसने अमरूद खिलाकर एक तरह की रिश्वत दी है और अब गया को दांव मांगने का हक नहीं है। वो जो एक थानेदार का बेटा है वो अब चेतन रूप से अपनी हैसियत का इस्तेमाल कर रहा है। और जब बहस के बाद गया उसे चांटा मारता है तो कथावाचक को चोट से ज्यादा अपमान महसूस होता है। अपमान इस बात का कि एक नीची जाति के लड़के ने उस पर हाथ उठा दिया। सही बात है। हालांकि वो घर पे शिकायत नहीं करता, लेकिन उसके मन में वो दीवार की पहली ईंट रख दी जाती है। वो उस बराबरी के रिश्ते से बाहर निकलकर अपनी सामाजिक पहचान में वापस चला जाता है। और फिर कहानी 20 साल की एक लंबी छलांग लगाती है। हाँ। कथावाचक के पिता का तबादला हो जाता है और वो शहर छोड़कर चला जाता है। 20 साल बाद वो एक इंजीनियर बनकर उसी कस्बे में लौटता है और यहाँ प्रेमचंद समय के असर को बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं। हाँ, कस्बा पूरी तरह बदल चुका है। खंडहर की जगह पक्के मकान हैं, बरगद के पेड़ की जगह सुंदर बगीचा है। सब कुछ नया। कथावाचक को लगता है जैसे वो अपनी यादों से बिछड़ गया है। ये सिर्फ एक जगह का बदलना नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि वो खुद कितना बदल चुका है। कि वो अब वो मासूम बच्चा नहीं बल्कि एक साहब, एक अफसर है। बिल्कुल। और तभी उसकी नजर कुछ लड़कों पर पड़ती है जो गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। एक पल के लिए वो अपना ओहदा भूल जाता है और एक लड़के से पूछता है यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? और उस लड़के का जवाब? हाँ, वो जवाब कहानी को एक झटके में कठोर सच्चाई पर लाकर पटक देता है। वो लड़का पूछता है कौन गया?
गया, चमार। 20 साल पहले जो सिर्फ गया था, एक दोस्त, एक चैंपियन, अब उसकी पहचान उसकी जाति से होती है। समाज ने उसे उसका तयशुदा स्थान वापस दे दिया है। कथावाचक के लिए ये पहला झटका है जो उसे बताता है कि वो और गया अब एक दुनिया में नहीं रहते। जब दोनों की मुलाकात होती है तो ये फासला और भी साफ हो जाता है। कथावाचक उसे गले लगाना चाहता है पर हिचक जाता है। और गया, वो झुककर सलाम करता है, हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं। मालिक। वो उसे दोस्त की तरह नहीं, एक अफसर की तरह संबोधित करता है। एक ही पल में 20 साल का फासला और सामाजिक हैसियत की दीवार उन दोनों के बीच खड़ी हो जाती है। और यहीं से कहानी का सबसे मार्मिक और मनोवैज्ञानिक हिस्सा शुरू होता है। बिल्कुल। कथावाचक इस दीवार को गिराने की कोशिश करता है। वो कहता है, आओ आज हम तुम खेलें, तुम्हारा एक दांव मेरे ऊपर बाकी है। उसे लगता है कि गुल्ली डंडा का खेल शायद उन्हें वापस उसी बराबरी पर ले आएगा। पर क्या ऐसा मुमकिन था? दोनों को झिझक हो रही थी, लेकिन वजहें अलग-अलग थीं। हाँ, कथावाचक को डर था कि लोग एक अफसर को गुल्ली डंडा खेलते देखेंगे तो क्या कहेंगे। और गया को एक अफसर के साथ खेलने में संकोच हो रहा था। तो असमानता खेल शुरू होने से पहले ही मैदान पर आ चुकी थी। एकदम। और जब खेल शुरू होता है तो ये असमानता और भी नग्न रूप में सामने आती है। कथावाचक, जिसके पास अब अभ्यास नहीं है, अपनी कमी को बेईमानी से पूरा करने की कोशिश करता है। वो आउट होने पे भी खेलता रहता है, झूठ बोलता है, धांधली करता है। यहाँ पर कथावाचक का मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो सिर्फ जीतना चाहता है? नहीं, ये सिर्फ जीतने की बात नहीं है। वो अवचेतन रूप से अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहता है। अच्छा। बचपन में गया उससे बेहतर खिलाड़ी था, लेकिन अब कथावाचक एक बड़ा अफसर है। वो इस नए शक्ति संतुलन को खेल के मैदान पर भी कायम रखना चाहता है। मतलब वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि एक साइस उसे खेल में हरा दे। उसकी अफसरी दांव पर लगी है। और गया का व्यवहार, वो सब कुछ देख रहा है पर कुछ नहीं बोलता। वो कथावाचक की हर बेईमानी को चुपचाप मान लेता है। पहले का वो अड़ियल गया जो एक दांव के लिए लड़ पड़ता था, आज इतना विनम्र कैसे हो गया? यहीं पर कथावाचक एक बहुत बड़ी गलती करता है। वो गया की इस चुप्पी को उसकी सरलता या भोलापन समझ लेता है। उसे लगता है कि गया अब भी वही भोला बच्चा है। जबकि सच ये है कि गया अब दुनियादारी सीख चुका है। वो खेल नहीं रहा, वो अपनी सामाजिक भूमिका निभा रहा है। वो जानता है कि एक अफसर से बहस करने का क्या नतीजा हो सकता है। तो आप कह रहे हैं कि गया जानबूझकर खराब खेल रहा था? वो खेल ही नहीं रहा था, वो सिर्फ खेलने का अभिनय कर रहा था। अच्छा। वो अपने मालिक का, अपने साहब का मन रख रहा था। उसे पता है कि इस खेल का नतीजा पहले से तय है। साहब को जीतना है और उसे हारना है। उसकी चुप्पी उसकी सरलता नहीं, बल्कि उसकी समझदारी और शायद उसकी बेबसी है। वो कथावाचक को दया का पात्र समझ रहा है कि इस आदमी को अपना बड़प्पन साबित करने के लिए एक खेल में बेईमानी करनी पड़ रही है। और कथावाचक को इस सच्चाई का एहसास तब होता है जब वो अगले दिन गया को दूसरे लोगों के साथ खेलते हुए देखता है। वो क्षण कहानी का क्लाइमैक्स है। बिल्कुल। अगले दिन कथावाचक देखता है कि गया का खेल तो वैसा ही है, बल्कि और निखर गया है। उसकी तान से गुल्ली आसमान से बातें कर रही हैं। वही फुर्ती, वही निशाना। हाँ। खेल में जब एक लड़का बेईमानी करने की कोशिश करता है तो गया का चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है और वो लड़का डरकर पीछे हट जाता है। और उस पल कथावाचक को सब कुछ समझ आ जाता हाँ। है। उसे एहसास होता है कि कल गया ने उसके साथ खेला नहीं था, सिर्फ खेलने का दिखावा किया था। वो उसे खिला रहा था, जैसे बच्चों को बहलाया जाता है। उसे समझ आता है कि गया ने उसे दया का पात्र समझा था। उसकी अफसरी, उसका पद, उसकी बेईमानी, सब गया की नजरों में उसे छोटा बना रहे थे। तो पद पाकर वो गया का लिहाज और अदब तो पा सकता है, लेकिन वो बराबरी वाली दोस्ती, वो साहचर्य हमेशा के लिए खो चुका है। और कहानी की आखिरी पंक्ति इस पूरी त्रासदी को एक वाक्य में समेट देती है। वो बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। यहाँ बड़ा और छोटा उम्र या पद के लिए नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चारित्रिक बड़प्पन और छोटेपन की बात है। गया जो सामाजिक रूप से छोटा है, अपने आत्मसम्मान और गरिमा में कथावाचक से कहीं बड़ा हो गया है। सही बात है। उसने अफसर का मान भी रख लिया और अपनी सच्चाई भी नहीं छोड़ी। और कथावाचक जो पद में बड़ा है, अपने अहंकार में बहुत छोटा हो गया है। उसने एक दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया है, सिर्फ अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए। बिल्कुल। तो प्रेमचंद की ये कहानी सिर्फ एक खेल की कहानी नहीं रह जाती। ये उस प्रक्रिया की कहानी है जिसमें समाज हमारी मासूमियत छीनकर हमें हमारी जगह दिखा देता है। ये दोस्ती के ऊपर पद, प्रतिष्ठा और जाति की जीत की एक दुखद कहानी है।
और ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हम सबकी जिंदगी में शायद ऐसे रिश्ते होते हैं जो समय, सफलता और सामाजिक दूरियों की वजह से बदल जाते हैं। गुल्ली डंडा उस खोई हुई बराबरी का एक शक्तिशाली प्रतीक है। कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या हमारे अंदर भी एक कथावाचक है जो किसी पुराने गया से मिलने पर अपनी हैसियत की दीवार को तोड़ नहीं पाता? ये सोचने वाली बात है। और अगर हम आज उस दोस्त से मिलें तो क्या हम सच में खेल पाएंगे या सिर्फ खेलने का दिखावा करेंगे? तो ये थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी गुल्ली डंडा। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई तो हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, घंटी का आइकन यानी बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। मिलते हैं अगली कहानी में।